अरे बेस्ट है यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नव गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मज़े की स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को और आगे ले जाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 5। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन। तो देखिए क्या होता है। ये होता है, देखिए यहाँ पे आपको हम एक दो एग्जाम्पल से समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए। आप अगर दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, समझ रहे हैं, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ पे जल्दी पहुंचेंगे। आगरा जल्दी पहुंचेंगे या फिर आप मुंबई जल्दी पहुंचेंगे। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था आपके लिए कि हम आगरा जल्दी पहुंचेंगे। क्यों जल्दी पहुंचेंगे? क्योंकि वहाँ का डिस्टेंस कम है। अब ये देखिए, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग। तो ये क्या है? ये लॉन्ग रोड। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है? ये है लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हमें मुंबई जाना था तो हमें बहुत देर लगी। मीन्स उसका जो रेजिस्टेंस था वो बढ़ गया। रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट आना, अपने करंट को बहुत धीमे पहुंचाना। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो लॉन्ग रोड है, अगर हम इस पे जाएंगे तो देखिए कितना लॉन्ग है। ये लॉन्ग वायर जो है, रोड समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिसिटी में आई। ये जो लॉन्ग वायर है, अगर हमें किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? उसके वायर को लंबा कर देंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हमारा लेंथ ज़्यादा है तो आर ज़्यादा होगा। अगर हमारा लेंथ ज़्यादा है तो आर ज़्यादा होगा। और अगर हमारा आर ज़्यादा है तो लेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है। अगर हमारा लेंथ कम है अगर हमारा लेंथ कम है तो दोस्तों हमारा आर भी कम होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमें ये समझ में आया कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देखिए दोस्तों, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। प्रोपोर्शनल का हमने से पढ़े थे, दो प्रोपोर्शनल होते हैं। ये कौन सा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। चलिए आगे समझ में। दूसरी एग्जांपल देखिए कि देखिए यहाँ पे आपको दो सेम रोड दिख रहे हैं। सेम तो नहीं है लेकिन इनका डिस्टेंस सेम है। जैसे यहाँ पे मुंबई का डिस्टेंस ज़्यादा था, यहाँ पे हमारे आगरा का डिस्टेंस कम था, ये नहीं। यहाँ पे देखिए आपको दोनों डिस्टेंस सेम दिख रहे हैं। दोनों डिस्टेंस सेम दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पहुँचने में भी सेम टाइम लगना चाहिए, लेकिन दोस्तों नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो वाइड रोड है दोस्तों, ये देखिए इसकी ब्रेथ कितनी ज़्यादा है। ये कितना चौड़ा रोड है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो रोड है ना, ये 6 7 8 लेन है। मतलब यहाँ पे एक समय में 8 10 गाड़ियाँ पास हो सकती हैं। तो जब बताइए किसी रोड से एक टाइम पे 8 10 गाड़ियाँ पास होंगी तो क्या होगा? व्यक्ति तो जल्दी पहुंचेगा ही ना। तो इसमें कौन सा बड़ा सवाल था। तो देखिए दोस्तों, हम हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे से क्या होता है? जल्दी पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 6 7 लेन होता है। तो ये जो ऊपर वाला रोड है वाइड, तो ये समझ लीजिए ये आपका हाईवे है। और ये जो नीचे है थिन रोड, मतलब ये पतला रोड है। ये हमारे जो शहरों के होते नहीं है पतले वाले रोड, ये वो रोड है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। डिस्टेंस सेम, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर एरिया ज़्यादा है तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होगा। मीन्स एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आ गया सर? हमारा जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमारा जो एरिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं इसे। दोस्तों, अब तक हमने जो भी समझा है, अब उन सारी चीज़ों को एक बार मिक्सअप कर लेते हैं और समझते हैं इसका फॉर्मूला
किसका? रेजिस्टेंस का। तो हमने क्या समझा है? हमने ये समझा है कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और क्या समझा है? एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो चलिए इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो क्या बना? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। क्या बना दोस्तों? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। चलिए अब हमें पता है कि जब भी हमारा रेजिस्टेंस में या रेजिस्टेंस में क्यों, जब भी हमारा ये जो साइन है ना, ये साइन किसका? प्रोपोर्शनैलिटी का, जब ये हटता है, इस साइन को हमें हटाना है, क्रॉस करना है, तो इसकी जगह क्या आता है? इसकी जगह आता है इज इक्वल्स टू का साइन। इसकी जगह आता है इज इक्वल्स टू का साइन। लेकिन इज इक्वल्स टू का साइन लाने के लिए हमें इस कांस्टेंट को लाना पड़ता है। किस कांस्टेंट को लाते हैं? हर फॉर्मूले में अपने अलग कांस्टेंट होते हैं। इसमें क्या कांस्टेंट है दोस्तों? इसका जो कांस्टेंट है वो है हमारा ये रो। ये किसका साइन है? ये है दोस्तों रो। ये किसका साइन है? ये है दोस्तों रेजिस्टिविटी। यस, ये है रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी दोस्तों। ये किसका साइन है? ये रेजिस्टिविटी का है। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। क्या बना? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला। एक क्या, यही तो होता है फॉर्मूला, और कोई थोड़ी है। ये है हमारा फॉर्मूला। तो एल रिप्रेजेंट करता है ये लेंथ को, ए रिप्रेजेंट करता है एरिया को, और ये आर रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। और ये तो आपने समझ ही लिया कि हमारा जो ये रो का साइन है ये करता है रेजिस्टिविटी को। आई होप आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। वैसे था ही क्या इस फॉर्मूले में? इतना तो इजी सा फॉर्मूला था, कुछ करना ही कहाँ था इसमें। इसमें तो बस हमने जो सर से समझा है उन सबको जोड़ देना है। तो चलिए अब ये जो रेजिस्टिविटी शब्द आया है ये क्या चीज़ है, चलिए इसको भी समझते हैं। लेंथ समझी हमने कि किसी भी चीज़ की वायर को लंबा कर दें तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसी भी चीज़ का एरिया बड़ा कर दें तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब लेकिन ये रो क्या है, ये रेजिस्टिविटी क्या है? तो चलिए समझते दोस्तों। अब हम समझते हैं रेजिस्टिविटी। तो क्या होता है? इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। क्या होता है? इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। अच्छा एक बात बताइए, क्या किसी भी वायर का लंबा होना या उसका थोड़ा चौड़ा होना या वाइड होना केवल यही काफ़ी है रेजिस्टेंस के लिए? नहीं। एक बात बताइए, अगर आपके पास दो सेम वायर है, कैसी? जिसका लेंथ सेम है और एरिया सेम है। दोस्तों एरिया को ना हम, इस वायर के एरिया को हम क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। इस वायर के एरिया को हम क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका लेंथ बड़ा है, ठीक है, एरिया भी सही है, मीन्स रेजिस्टेंस तो होगा। चलिए, लेकिन अगर एक वायर आपका एल्यूमिनियम का है और दूसरा वायर आपका कॉपर का है तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस डिफरेंट आ सकता है। भले ही आपने एरिया भी सेम रखा हो और आपने हमारी लेंथ भी सेम रखी हो, लेकिन मटेरियल कहाँ ले जाएंगे? नहीं ना, तो वहाँ पे भी डिफरेंट होगा। तो इसका क्या मतलब है कि केवल जो हमारा रेजिस्टेंस है वो केवल और केवल लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो किस मटेरियल का बना है उस पे भी डिपेंड करता है। तो यही तो है हमारा रेजिस्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, यही है हमारा रेजिस्टिविटी। आई होप आपको समझ में आ गया है कि रेजिस्टिविटी क्या है। ये मटेरियल की पावर है, ये मटेरियल की एबिलिटी है किसी भी फ्लो ऑफ करेंट को रोकना, उसे अपोज करना। दोस्तों हमारा जो ये रेजिस्टिविटी है इसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस अपॉन एल। एरिया मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस अपॉन एल, ठीक है। और दोस्तों इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ये कैसे आई? तो देखिए एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर ये होती है।
और हमारे ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी की होती है ओम। अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारा लेंथ, लेंथ किस में होगी, ऑब्वियस सी बात है मीटर में। तो यहाँ से 1 मीटर से ये 1 मीटर खत्म हो गया, तो क्या बचा हमारा, ये बचा हमारा ओम मीटर। तो दोस्तों यहाँ से आई है हमारी इसकी यूनिट ओम मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ और समझते हैं इस रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के विषय। दोस्तों अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस होता है, इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। समझ में आ गया, इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, ये केवल कंडक्टर की एबिलिटी है। कैसे, ये केवल लेंथ और इसकी एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी है ये दोस्तों केवल और केवल हमारा मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यही है दोस्तों इसका केवल डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया है। दोस्तों अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हीट जनरेटेड। क्या होता है ये, आइए समझते हैं। तो हीट ये जनरेट होती कैसे है, तो चलिए समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो एटम्स होते हैं, हमारे जो एटम्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ई माइनस ये इलेक्ट्रॉन्स जब इनमें टकराते हैं तो क्या होता है, कोलाइड होता है। ये क्या होता था हमारा रेजिस्टेंस, और मैंने क्या बताया, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस हीट जनरेटेड, इसी की वजह से हीट जनरेट होती है। कैसे समझते हैं, अगर मान लीजिए जब भी आपने देखा होगा कि कहीं गोली चलती है, गोली चली आप दीवार पे, जैसे गोली चलती है आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, मूवीज़ में, तो क्या होता है गोली जैसे ही वो दीवार पे लगती है उसमें से धुआं निकलता है, दीवार की उस जगह से धुआं निकलता है। मीन्स वहाँ धुआं क्यों निकला, क्योंकि वहाँ पे कुछ हीट थी, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से वहाँ से धुआं निकला। तो ऐसे ही दोस्तों जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं किनसे, एटम से, जैसे दीवार पे गोली जो हमारी बुलेट है वो टकराई तो उससे क्या हुआ, हीट जनरेट हुई, धुआं निकला। ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटम से टकराते हैं तो वो भी एक हीट प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ से इसमें देखिए धुआं निकलता है, यहाँ से इसमें इस तरीके से धुआं निकलता है। तो इसी से ये जो धुआं निकल रहा है दोस्तों यही तो है हमारी हीट जनरेटेड। चलिए अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं इनके फॉर्मूले से, इनकी बाकी सारी चीज़ों से। तो देखिए दोस्तों इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। अब ये सब क्यों है, इसकी एसआई यूनिट जूल क्यों है, तो चलिए ये सब समझते हैं। दोस्तों ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, काइनेटिक एनर्जी से। क्यों, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी तो ये है जो हमारी आ रही है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है कि किसी जगह, कोई जगह रुकी हुई है, वहाँ से कोई चीज़ पास हो तो वो हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हीट। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही प्रोड्यूस करती है हीट को। तो दोस्तों जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक तरीके का वर्क ही तो हो रहा है। यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में, तभी तो वहाँ से हीट निकल रही है। तो इस चैप्टर में हमने क्या कोई वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, याद करिए याद करिए, पढ़ा तो है। क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू, आगे बताइए आप लोग, W/Q। V इज इक्वल्स टू W/Q। किसका फॉर्मूला था ये, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था, हमें पता है। तो ये जो W है, अब इस W को आप यहीं रहने दीजिए, इस Q को इस साइड ले जाइए, इस Q को इस साइड ले जाइए, तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा, V × Q। ठीक है, आगे समझ में। ये जो W था यही तो थी हमारी काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हो गई किस में, हमारी वर्क में। क्योंकि हमें तो पता है कि जो एनर्जी होती है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट, ये केवल एक से दूसरी स्थिति में जा सकती है, लेकिन ये ना ही बन सकती है और ना ही ख़त्म हो सकती है। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पे देखिए कि इस W को, यहाँ से हीट प्रोड्यूस हुई है तो अब इस W को W ना लिख के, हम वर्क ना लिख के H लिख देंगे।
हीट इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय Q। तो दोस्तों ये हो गया हमारे हीट का फॉर्मूला, लेकिन इसको हम और एनहेंस करते हैं। कैसे? ये जो Q है, ये Q किस फॉर्मूले में आया था? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो Q क्या हो गया? Q इज इक्वल्स टू IT। ठीक है, तो अब इस Q की जगह पे IT लिख देंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? हीट इज इक्वल्स टू VIT। जी हाँ दोस्तों, हीट इज इक्वल्स टू VIT। तो इसी के साथ हमारे हीट का ये पहला फॉर्मूला बन गया है। जी हाँ दोस्तों, ये हीट का है पहला फॉर्मूला। चलिए अब समझते हैं और इसका चीज़। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी ये हीट प्रोड्यूस हुई है, ये हीट प्रोड्यूस हुई है, ये देखिए किस किस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, ये जो V है, V का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR। क्या था ये? ओम्स लॉ। तो चलिए I V की जगह पे लगा दीजिए आप IR। सो IR ब्रैकेट में, और क्या है हमारे पास? IT। ठीक है, फॉर्मूला बन गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा? इसका आएगा फ्रेंड्स I स्क्वायर RT। I का स्क्वायर RT। तो ये देखो दोस्तों, ये बन गया हमारे हीट का दूसरा फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा दूसरा फॉर्मूला हीट का। तो चलिए अब हम इसका समझते हैं तीसरा फॉर्मूला। आपको लग रहा होगा इसके इतने सारे फॉर्मूले क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हीट जनरेटेड। चलिए इसका तीसरा फॉर्मूला समझते हैं हम। तो दोस्तों, हीट जनरेटेड का जो आखिरी फॉर्मूला है वो है V स्क्वायर T बाय R। तो इसके कौन कौन से तीन फॉर्मूले हैं? H इज इक्वल्स टू VIT। दूसरा क्या है? H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। और तीसरा क्या है? V स्क्वायर T बाय R। दोस्तों, इस चैप्टर में थे हमारे दो लॉ। एक था हमारा ओम्स लॉ, वो हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है हमारी पुरानी वीडियोस में। इस बार ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होता है ये? चलिए समझते हैं। हीट जनरेटेड इन कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ। ये तीन चीज़ों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? स्क्वायर ऑफ करंट, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा टाइम फॉर विच करंट इज पास। तो क्या समझ में आया कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इन सब चीज़ों को मिक्स कर दें तो क्या फॉर्मूला बनेगा? I स्क्वायर RT। तो यही तो है हमारा जूल्स का लॉ। अब आप जल्दी से याद करिए, अभी 10 सेकेंड या थोड़ी देर पहले हमने क्या समझा था अभी कि हीट के तीन फॉर्मूले होते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है हमारा हीट का सेकंड फॉर्मूला। ये हमारे हीट का सेकंड फॉर्मूला है। आप चेक करिए, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दोस्तों, अब है हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। क्या है ये? पावर। क्या होता है? बहुत सुना है इसके बारे में कि इसके पास बहुत पावर है, ये बहुत पावरफुल है, लेकिन ये मतलब क्या होता है इसका पावर का? क्या यही होता है? नहीं दोस्तों, पावर का मीनिंग ये नहीं होता है। पावर का मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इट इज़ अ वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये होता है इसका मतलब। इट इज़ अ वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम से हमें क्या समझ में आता है? डिवाइड बाय टाइम। ये देखिए हो रहा है डिवाइड बाय टाइम। किससे? वर्क से। वर्क डन पर यूनिट टाइम है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। ये होता है पावर का फॉर्मूला। लेकिन ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से पावर के हैं दोस्तों तीन फॉर्मूले। क्या हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, ये जो पावर है, ये जो पावर का फॉर्मूला है W अपॉन T,
इसमें जो W है ये आखिर में है क्या? ये W दोस्तों है हमारी एनर्जी, जो पावर लग रही है उसमें एनर्जी तो ही लग रही है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है हीट के फॉर्मूले में कि जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो गया? हीट। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमारा जो W है वो किसके इक्वल हुआ? हीट के, क्योंकि W इज इक्वल्स टू E मीन्स एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट। तो W भी तो इज इक्वल्स टू हुआ हीट के, बिल्कुल हुआ। तो देखिए हमारे हीट के 3 फॉर्मूले क्या हैं, उसी से हमारे पावर के 3 फॉर्मूले बनेंगे। हीट का पहला फॉर्मूला, हीट का दोस्तों पहला फॉर्मूला है I T V, या हम कहें VIT या हम कहें ITV, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें पावर के फॉर्मूले में डिवाइड हो रहा है T से, तो इसको भी T से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि अभी तो हमें पावर का फॉर्मूला बनाना है। तो T से T हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा? VI। तो पावर का पहला फॉर्मूला, जी हाँ दोस्तों पहला फॉर्मूला है VI। चलिए दूसरा फॉर्मूला, हीट का दूसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों? हीट का दूसरा फॉर्मूला है I स्क्वायर RT। इसको भी डिवाइड कर दीजिए टाइम से, क्या बचा? I स्क्वायर R। तो ये हो गया हमारा पावर का दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए इसका तीसरा फॉर्मूला समझते हैं, क्या है इसका तीसरा फॉर्मूला? देखिए हीट का तीसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों? हीट का तीसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर T बाय R। हीट का तीसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर T बाय R। तो इसमें भी हम डिवाइड कर देंगे T से, तो T से T कैंसिल, क्या बचा? V स्क्वायर R। तो ये है दोस्तों पावर का तीसरा फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, हमें हमारे पावर के तीनों फॉर्मूले मिल गए हैं। तो दोस्तों इसकी ऐसा यूनिट क्या है? हमें इसके फॉर्मूले मिल गए, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? तो दोस्तों इसकी ऐसा यूनिट है वॉट। क्या है? वॉट, WATT, WATT है दोस्तों इसकी ऐसा यूनिट। क्या कहते हैं इसे? वॉट, ठीक है दोस्तों। इसकी जो वॉट की जो यूनिट है ये हम दो तरीके से मेजर करते हैं। इसकी दो कमर्शियल यूनिट हैं। एक क्या है? एक है हमारी 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर, और दूसरी क्या है? 1 हॉर्स पावर। तो पहली क्या है? 1 किलोवाट आर। दूसरी क्या है? दूसरी है 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। तो दोस्तों 1 किलोवाट आर की कितनी वैल्यू होती है? इसकी होती है 1000 वॉट। कितनी? 1000 वॉट। और हमारे 1 हॉर्स पावर की कितनी होती है? 746 वॉट। जी हाँ दोस्तों 746 वॉट होती है इसकी हमारी हॉर्स पावर की यूनिट। चलिए आगे समझ में। तो दोस्तों इसी के साथ हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल इस चैप्टर से जुड़े। मैं समझता हूँ कि अब आपके कोई भी डाउट नहीं बचे हैं, लेकिन अभी भी बचे हैं तो कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट्स यहीं इसी चैनल पे क्लियर होंगे। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर मेरी इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ट्रिकी है, इसलिए लोगों को ये अच्छे से समझ में आ नहीं पाता। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों ने इसे पूरा समझ लिया है और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों को और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे क्योंकि हमने थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लिया है पूरा। सो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के लिए हो जाइए तैयार। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स?